बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 19 मई है और दिन है मंगल का। और मंगल के दिन सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया था कि पूरी तैयारी के साथ अडयाला जेल आएंगे। सुहेल आफरीदी पेशावर से निकले, मुख्तलिफ मकामात पर जो MNAs MPAs उनके साथ जो टिकट होल्डर्स पार्टी अहदेदारान हैं, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ थे। वो जब मोटरवे से उतर के रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हुए तो जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ पर उनको रोक दिया गया और आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे तैनात थी। यानी पहले अडयाला जेल के अतराफ तो कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन अब 26 नंबर चुंगी पर ही उनको रोका गया। और सूरत हाल ये है कि अब सुहेल आफरीदी और इमरान खान की बहनें भी उनके साथ हैं। उन्होंने 26 नंबर चुंगी के ऊपर धरना दे दिया है। उनके हमरा बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं और साथ ही साथ जो शायद खटक हैं PTI के MNA हैं, उन्होंने ये कॉल दी है कि पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी 26 नंबर चुंगी पर पहुंच जाएं और मुतालबा ये किया कि इमरान खान की जो आंख का मसला है, उनकी जो सेहत का मसला है, उनको ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। और लग ये रहा है कि ये धरना जो है अब जारी रहेगा, तवील हो जाएगा। और ये 26 नंबर चुंगी वो मकाम है जो पिंडी और इस्लामाबाद का जो मोटरवे से जो लाहौर मोटरवे है, पेशावर मोटरवे है, वहाँ से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है और GT रोड है, वो इस्लामाबाद और पिंडी में जहाँ से दाखिल होती है, ये वो मकाम है। अगर यहाँ पे धरना लंबा रहता है, जारी रहता है, तो इससे बड़ा प्रेशर वो क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। यही वो 26 नंबर चुंगी है। जब ये कहा जा रहा था 26 नवंबर को, 24 नवंबर को जब लॉन्ग मार्च आ रहा था, तो यही कहा जा रहा था कि यहाँ पे धरना दें, ये बेस्ट पॉइंट है। तो अब वहाँ पे धरना शुरू हो गया है। और अडयाला जेल की जो अपडेट है वो भी साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इमरान खान की जो मुआयना है, तिब्बी मुआयना है, उसके लिए जो मेडिकल टीम है वो अडयाला जेल पहुंच गई है। इस मेडिकल टीम में डॉक्टर आरिफ हैं, डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। पूरा वो अपने आलात लेके आई हैं और इमरान खान की आंखों से मुतल्लिक फॉलो अप चेकअप करेगी। ये टीम चेकअप करेगी और इसके बाद मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद ये रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को भेजी जाएगी। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का जो मामला है वो कमिश्नर इस्लामाबाद देखेंगे। तो अब मेडिकल रिपोर्ट जो आज उनका मेडिकल मुआयना होगा, वो मेडिकल टीम वो रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को देगी और उसकी रोशनी में मजीद अगर इमरान खान को इलाज की ज़रूरत है तो कमिश्नर इस्लामाबाद फैसला करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है और इम्कान है इस बात का कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। क्योंकि PTI जो है वो अब उन्होंने जो पसे पर्दा बातचीत हो रही थी वो ख़त्म हो गई। एहतजाज का फैसला किया है, तगड़े एहतजाज का फैसला किया है। सुहेल आफरीदी निकले हैं तो एक लॉन्ग मार्च में इसी तरह होता है, लोग ज़्यादा तादाद में निकलते हैं। आज उतनी बड़ी तादाद तो नहीं है, इसके अंदर सिर्फ MPAs हैं, उनके साथ अहदेदारान हैं, पार्टी के जो लोग हैं, तो अच्छी खासी तादाद है। और इस वक्त 26 नंबर चुंगी है, वहाँ पे ये धरना शुरू हो चुका है और लोगों को भी कहा गया है कि वो वहाँ पे आएँ। और ये अब यानी फेस स्टैंड ऑफ आप समझ लें या फेस ऑफ समझ लें, ये अब बाकायदा शुरू हो चुका है। पुलिस ने अभी तक उनको वहीं पे रोका हुआ है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई, ज़ाहिर है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और उन्होंने गुफ्तगू भी की है और बड़े गुस्से में वो नज़र आए और उन्होंने कहा कि बल्कि उस पर उन्होंने ट्वीट भी किया कि आज मैं बहसीयत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना और अरकान असम्बली के हमरा इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए सूबा पंजाब में वाक़या अडयाला जेल जा रहा था। वफाकी हुकूमत ने मैं इस्लामाबाद की 26 नंबर चौक पर रोक दिया है। ये ना सिर्फ सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की तौहीन है बल्कि 4.5 करोड़ आवाम की भी तौहीन है। साथ ही साथ ने मुतालबा किया है कि इमरान खान की ये जो हक है इसको से इलाज का वो फौरी फराहम किया जाए और इस पर तशवीश है। और उन्होंने कहा है कि अगर इसमें कोई गफलत होती है तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत, पंजाब पुलिस, अडयाला जेल इंतजामिया और उनके हैंडलर्स पर होगी। और हम खबरदार करते हैं कि कौम सब कुछ देख रही है और तारीख उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी जो खामोश तमाशाई बने रहे, इस जुल्म में शरीक हो। यानी अब इमरान खान की बहनों ने और सुहेल आफरीदी ने, जिनसे लोगों को बहुत तवक्कुआत थी, उन्होंने अमली तौर पर सड़कों पे आ गए वो। और अब 26 नंबर चुंगी पर उनका धरने का आगाज़ हो चुका है। मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। अगर मेडिकल टीम ये कहती है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए तो ये समझ लें कि इस धरने की कामयाबी होगी। अब ये कोई पसे पर्दा बातचीत का नतीजा है, ये क्या है? अब पसे पर्दा अभी तक यही था कि सख्त पैगाम दिया गया था हुकूमत की तरफ से कि अगर सुहेल आफरीदी आएंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा। तो अभी तक तो उन्होंने वहाँ धरना दे दिया है। अगर ये धरना लंबा जारी रहता है तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर बन सकता है। PTI के पास ये मौका है। शदीद गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के अंदर उन्होंने सड़कों को गर्म कर दिया है। तो एक तो आज अडयाला के इवेंट हो जाएगा, उसके बाद जुमे के दिन एहतजाज का ऐलान हो चुका है। कल से पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा एक तगड़ा एहतजाज शुरू हो चुका है। आज भी इजलास नहीं हो सका, कल भी नहीं हो सका।
आज भी नहीं हो सका। और महमूद खान अचकज़ई बड़ा कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि किसी सूरत भी पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। आज ज़ाहिर अपोजिशन बाइकआउट कर रही है, हुकूमत के मतलूबा लोग मौजूद नहीं थे तो उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया और इजलास की कार्रवाई नहीं हो सकी है। ये अब आगे और इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं, बजट सेशन आ रहा है, बजट सेशन के अंदर हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है। फिर 28वीं तरमीम का मामला है, और 28वीं तरमीम में तो खैर बहुत ही ज़्यादा यानी इस पर हलचल शुरू हो चुकी है। इस पर काफ़ी बात हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी को उसके ऊपर एतराज़ात हैं। तो अब पस पर्दा चीज़ें हो रही हैं, पस पर्दा मामलात को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। उसमें सारी सियासी जमातें, ख़ास तौर पे जो अपोजिशन जमातें हैं वो एक्टिव हैं। आपने देखा है मौलाना फजल रहमान जो है वो बाकायदा एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दिया है, मुलाकातें भी की हैं, जलसा भी किया है, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हमें आइन को बचाने के लिए निकलना होगा, से उन्होंने ये कहा कि जब तक आप ईवान सदर में बैठे हुए हैं आप कुछ नहीं कर सकते। तो 18वीं तरमीम की सूरत में जो 73 आइन बहाल किया गया था, एक बार फिर उसकी बहाली की जरूरत है और अब उसको मजीद मस्त नहीं किया जा सकता। इससे पहले ये भी खबरें सामने आई और हमने ये रिपोर्ट किया था कि महमूद खान ने बिलावल भुट्टो से बात की थी, जिसे सिर्फ मैंने वापस किया है, बाकी सब ये मौका है कि उनको इंगेज किया जा सकता है तो अपोजिशन के साथ दावत दे रहा हूं। हुकूमत के खिलाफ। हालांकि वो है आप अपना किरदार इस वक्त अदा करें। कोई इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने तौर पे फैसले कर सके। ऐवान सदर की बुलंद मजबूरी में इमारत में बैठकर को भी वोट नहीं देना मेरे ख्याल में शायद वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। बिलावल भुट्टो ने उस वक्त ब्रूट मेजॉरिटी का जिक्र और किया था। वहाँ से उसके बाद अगर वो निज़ाम चलाएंगे तो इस लेकिन तरह 28वीं निज़ाम पे जो नहीं है वो चलेगा। जाहिर है कि वो अब तो खुद उनकी सोने की चिड़िया उनके हाथ से जा रही है, तो उनको एतराज़ात हैं। तो बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि पीटीआई के लोग जो है वो इसके अंदर लाजमी शरीक हों। पीटीआई के लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, तो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ सकते। फिर पस पर्दा चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई हैं और कुर्बतें बढ़ाने की जो है वो कोशिशें जारी हैं। कल एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गए और वहाँ जाके उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है इस हवाले से, और कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, मेंबर हैं, उसके सीनियर रहनुमा हैं, और वो इमरान खान के वकील भी रहे, और उनके ज़रिए दोनों जमातों के दरमियान कुर्बतें पैदा करने की एक कोशिश जो है वो हो रही है। इसी के साथ आपने देखा कि कल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सुहेल अफरीदी के साथ उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनके दरमियान भी जो है वो कुर्बतें बढ़ रही हैं। अब ये कुर्बतें बढ़ने के हवाले से, क्योंकि सियासत है, यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होगा, तो उससे पहले अगर कोई इस तरह का वो चीज़ ऐसी बनती है कि पीपल्स पार्टी को भी ज़रूरत होती है किसी की, तो उसमें पीटीआई उनके साथ हो, और पीटीआई को तो ज़रूरत है, तो पीपल्स पार्टी तो अभी तक उनके साथ नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह का साथ बनता है, और इसमें सिर्फ एक किरदार जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मौलाना फजल रहमान, जो सबको इकट्ठा कर सकते हैं। उनके पास महमूद खान अचकज़ई खुद चल कर गए और उनको ये बाकायदा उनको कहा कि आप इसमें लीड लें, और अगर आप समझते हैं कि आप बतौर अपोजिशन अपोजिशन लीडर इसमें लीड ले सकते हैं, तो आप उसके हवाले से भी जो है वो हम अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो सियासी महाज के ऊपर यानी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऑन कैमरा हो रही हैं, सामने हो रही हैं, कुछ पसे पर्दा हो रही हैं। और ये जो महीना है मई का, और ख़ास तौर पे फिर जून और जून के मिड तक, ये इम्पॉर्टेंट है। और मई का महीना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मई में हुकूमत या जो भी मौजूदा निज़ाम है, उन्होंने ये प्लान कर रखा है कि हमने हर सूरत 28वीं तरमीम मंजूर करानी है। 28वीं तरमीम मंजूर होगी तो उसके बाद ही बजट मंजूर हो सकेगा, क्योंकि मौजूदा जो स्ट्रक्चर है सूबों का या एनएफसी का, इसके अंदर मुश्किल होगा, क्योंकि नए टैक्सेस हैं, आईएमएफ की शराइत हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आईएमएफ जो है वो किस तरह की शराइत जो है वो करने जा रहा है, और इसमें कुछ और एदाद शुमार भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें आपने देखा एनडीसी एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनी, पीटीआई के वो धत्कारे हुए निकाले हुए जो लोग, या खुद छोड़ के चले गए जो लोग, वो इकट्ठे हुए थे, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल वगैरह। उन्होंने कराची में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो ये है कि कौमी हुकूमत बन जाए, और उसके बाद जो है वो नए इलेक्शन की तरफ चीज़ें जाएं। तो कौमी हुकूमत के हवाले से यही शायद आप इसको लॉलीपॉप कह दें या यकीन दहानी कह दें। ये इससे पहले जो
इस्टेब्लिशमेंट की या हुकूमत की जो महमूद खजई से सुहेल आफरीदी से जो बातचीत हो रही थी, उसके अंदर भी यही था कि मौजूदा सेटअप जो है वो अब ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता, तो कौमी हुकूमत की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद चीज़ें आपके लिए भी आसान हो सकती हैं। और इसी बुनियाद पर आपने देखा कि वो कुछ अर्सा खामोश भी रहे, लेकिन बहरहाल अब उनकी खामोशी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने फ़ैसला किया है और वो अब नज़र भी आ रहा है चीज़ें, बड़ा अच्छा तगड़ा यानी उनका एहतजाज जारी है। अच्छा जी, कुछ और चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपके इल्म में ज़रूर होनी चाहिए। एक तो बजट है और ऑलरेडी यानी आप ये देख लें कि जो हमारी एनर्जी प्राइसेस हैं, पेट्रोल हो, गैस हो, बिजली हो, वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो लोगों के अब अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, लेकिन उनमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, उनमें मज़ीद शराइत आ रही हैं, उनमें IMF की मज़ीद शराइत हैं कि मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएँ। तो पहले तो ज़रा बात करते हैं कि ये जो बिल है, ये एक बिल सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश भी कर रहा है। एक शख्स है, उसने जो बिजली है वो 2 यूनिट बिजली कंज्यूम की है। 2 यूनिट बिजली कंज्यूम करने पर उसका जो बिल आया है वो आया है 2,877 रुपये। यानी 2 यूनिट बिजली पे 2,877 रुपये उसका बिल जो इसलिए आया है कि बिजली के बिल में हुकूमत ने फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो शामिल किए हैं और फ़िक्स चार्जेस की मद में हर बिल यानी आप 1 यूनिट 2 यूनिट भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2,362 रुपये तो हर सूरत अदा करने पड़ेंगे। हुकूमत की नाअहली का खमियाजा उस सारिफ को भी भुगतना पड़ेगा जो सारिफ 2 यूनिट या 10 यूनिट या 5 यूनिट या 50 यूनिट इस्तेमाल करता है। यानी ये फिक्स चार्जेस हैं। ये पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि ये पैसा हमने इसलिए इकट्ठा करना है कि हमने बिजली का जो शोबा है उसके अंदर जो हमारी पेमेंट्स हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, बिजली बन रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही लेकिन वो देनी पड़ रही है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन 2 यूनिट के ऊपर फिक्स चार्जेस के साथ मिला के उन चार्जेस के ऊपर फिर GST अलग लगता है, वो 439 रुपये है और टोटल मिला के 2,828 रुपये जो है वो बिल उनको भेजा गया है 2 यूनिट इस्तेमाल करने पे। और ये इसमें कसूर क्या है? एक आदमी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, उसके बावजूद फ़िक्स चार्जेस अगर उसके पास कनेक्शन है तो उसको फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो लाजमी अदा करने होंगे। अच्छा, आप ज़रा एदाद-ओ-शुमार देखें कि ये जो हुकूमत जो पावर प्लांट्स इनने लगाए थे और उसकी ये नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। वो डीजल के ऊपर आप जनरेटर चला दें तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसका खमियाजा आज तक लोग भुगत रहे हैं और कितना हम उसके ऊपर अदा कर चुके हैं ये ज़रा तफसील आप अपने सामने रखें। ये नेपरा का रिकॉर्ड है और नेपरा के रिकॉर्ड के मुताबिक पावर प्लांट्स को गुज़श्ता 8 सालों में सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8,623 अरब रुपए अदा किए गए हैं। 8,623 अरब रुपए आपने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में उन पावर प्लांट्स को दिए हैं। बिजली इस्तेमाल की है या नहीं की है, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स तो आपने करनी है क्योंकि आपने वायदे ऐसे किए हुए हैं और आपने उस वक्त क्रेडिट लिया कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। वो लोड शेडिंग उस वक्त तो खत्म हो गई, लोगों को तसल्ली हो गई, लेकिन वो आज तक उसका खमियाजा 8,623 अरब रुपए। और ये कोई इसके डॉलर के अंदर अगर आप इसका देखें ना, कन्वर्ट करें तो ये 40 अरब डॉलर से ज़्यादा ये रकम बनती है। यानी IMF से हमने 1 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए हमें इतनी ज़्यादा शराइत माननी पड़ती हैं कि हमारे हर फैसला जो है वो IMF कर रहा है और हम अपने उस या तो कर्ज लेके या लोगों की जेबों से निकाल के ऑलरेडी 40 अरब डॉलर से जायद जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो हम दे चुके हैं पावर प्लांट्स को। ये हुकूमती इदाद-ओ-शुमार है और इसमें जो है वो जो तफसीलात हैं वो यही हैं कि ये जुलाई 2017 से जून 2025 तक के दौरान ये अदायगियाँ की गई हैं जो 8,623 अरब रुपए यानी डॉलर की मद में 40 अरब डॉलर बनते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और परफॉर्मेंस, ये ज़ाहिर है चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, अखबारात इनको रिपोर्ट करते हैं और इसके अंदर एक जो आज दुनिया TV ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने 4 सूबों से भी अब ये मुतालबा किया है कि 400 अरब रुपए की इजाफी आमदन जो है वो उन्होंने जनरेट करनी है और ज़ाहिर है वो कहाँ से जनरेट होनी है, वो उन्होंने लोगों से ही निकालनी है। 400 अरब रुपए अगर सूबों ने इजाफी कर, 4 सूबे हैं, एक सूबे ने 100 अरब रुपए इजाफी आमदन अगर लेनी है तो इजाफी आमदन उन्होंने लोगों की जेबों से ही निकालनी है। तो सूबे भी अब 100 अरब रुपए का और टैक्स अगले साल इम्पोज कर देंगे लोगों के ऊपर और लोग किस तरह गुजारा करेंगे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर परफॉर्मेंस क्या है जी? अब ये है ना कि आपने पैसा इकट्ठा करना है मुल्क चलाने के लिए
और आपके पास ये है कि आप या तो अपनी इतनी प्रोडक्शन आप करें कि आप बाहर अपनी चीज़ें बेचें, एक्सपोर्ट करें और उसके नतीजे में डॉलर्स आएँ, आपको फ़ायदा हो, या बाहर से कोई सरमायाकारी हो। आपने देखा सरमायाकारी की जो सूरत हाल है, कंपनियां छोड़ के जा रही हैं। तो अब ये ज़रा इसमें आप एदाद-ओ-शुमार चेक करें कि इस साल जो ये माली साल चल रहा है, पिछले जून से लेके अब तक मई तक, तकरीबन अब साल मुकम्मल होने वाला है। इस साल के दौरान पाकिस्तान में जो मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है, उसकी जो लागत है, यानी जितने पैसे पाकिस्तान में बाहर से लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने जहाज़ लिया है उसकी कीमत से भी कम है। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट किया है कि जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 के अरसे के दौरान पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 31.7 मिलियन डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है। यानी बाहर किस जो कंपनीज हैं या ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 31.7 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की है एक साल के दौरान। और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने जो लग्जरी जहाज़ खरीदा, उसका तखमीना 38 मिलियन डॉलर से 42 मिलियन डॉलर है। यानी आपने उससे ज़्यादा का जहाज़ ले लिया और इतने पैसे आपकी सरमायाकारी की मद में नहीं है। 31 मिलियन डॉलर क्या सरमायाकारी होती है? यानी 1 अरब डॉलर भी सरमायाकारी जो है वो नहीं ला सके। और दावे ये हैं कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर रहा है, पाकिस्तान शाइन कर रहा है, पाकिस्तान ने तो तरक्की कर ली है और इस तरक्की की राह में सिर्फ फेक न्यूज़ रुकावट है। इस तरक्की की राह, ये फेक न्यूज़ थोड़ी है, ये तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड है, ये तो नेपरा की रिपोर्ट्स हैं, ये तो जो इदारे शुमारियात हैं वो ये रिपोर्ट कर रहा है। तो उसमें यानी ये कहना कि जी तरक्की बहुत हो रही है लेकिन फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि कोई तरक्की नहीं हो रही, ये फेक न्यूज़ है कि पाकिस्तान में सिर्फ 31.7 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी हुई है और 38 मिलियन डॉलर का आपने जहाज़ खरीद लिया है। क्या ये फेक न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 8 सालों में कैपेसिटी पेमेंट की मद में 40 अरब डॉलर, 8,623 अरब रुपए जो है वो उनको अदा कर दिए हैं, जो लोगों की फलाह के ऊपर लगने थे? इसके ऊपर आप अंदाज़ा लगा लें कि इन पैसों के ऊपर कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, कितने नई यूनिवर्सिटीज़ बन सकती थी, कितने नए इदारे बन सकते थे, कितने नए IT के इदारे बन सकते थे, AI के इदारे बन सकते थे, जो नौजवानों को रोज़गार फराहम करते हैं, उनको ट्रेनिंग फराहम करते हैं, उनको आज क्या आलम है बेरोज़गारी का, आज क्या आलम है गुर्बत का, महंगाई का। और इसमें बजाय इसके कि लोगों के ऊपर खर्च करें, यानी अगले दिन और हर चीज़ हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम पैसा लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, इंसानों के ऊपर करते नहीं है। ज़्यादा पैसा जो अगर आता भी है तो उसके ऊपर हम पुल बना के, लाइटें लगा के लोगों को ये बताते हैं कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन लोगों के ऊपर तो कोई हर चीज़ खर्च नहीं हो रही कि लोगों के ऊपर खर्च हो, लोग उससे अपनी आमदन क्रिएट करें, उससे मुल्क को भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो, वो नहीं हो रहा। और आप पुल बना के, सड़कें बना के तरखा रहे हैं जी तरक्की हो रही है। और यही बात जो अगले रोज़ सनाउल्लाह खान साहब भी कर रहे थे कि हम 16-17 अरब डॉलर की हम सिर्फ फूड अशिया इंपोर्ट करते हैं जो बाहर के किसानों को जाता है, वही पैसा अपने किसानों को दे के यहाँ पे हम उनसे नई चीज़ें ले पा रहे हैं। तो ये कहाँ पे फेलियर, कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे? ये प्रॉब्लम गवर्नेंस में है, प्रॉब्लम विल के अंदर है। जो लोग इक़्तिदार में हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ से कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर सकें या लोगों को इस काबिल बना सकें कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम डिपेंडेंट ना हो। हम फूड आइटम हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, गाड़ियां हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इस जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं। इसके अलावा और जो गैप है, हमारी चीज़ जो एक्सपोर्ट से और इंपोर्ट से उनके दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है, तजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, सरमायाकारी कम हो रही है। रेमिटेंसेस के ऊपर हम कहें, वो भी पिछले महीने का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक रेमिटेंसेस में कमी आई है। तो कैसे चलेगा? कैसे आप ये कह सकते हैं कि जी ये शाइनिंग कर रहा है? तो बहरहाल ये सिचुएशन है। और अब देखते हैं कि इसके अंदर, इन हालात के अंदर जब हर शख्स जो है वो बेहतर जानता है कि वो किन हालात से गुजर रहा है, इसमें कोई आगे रोशनी या उम्मीद भी जो है वो नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं। मज़ीद अडयाला जेल से ज़ाहिर है एक डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।